I am Naina Jaiswal, an assistant professor, and before starting our today's video, I really hope you guys are staying inside and staying safe. Clearly there is no better time to be productive, and talking on being productive, हमारा आज का टॉपिक है amalgamation. I'm sure आपने amalgamation कहीं ना कहीं ज़रूर स्टडी किया होगा, but in depth we are today going to study about amalgamation in the nature of merger. So I'm gonna flip the camera now and let's get started. So let's start our topic. अमलगमेशन का बेसिक मीनिंग तो जैसे हमें पता ही है कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम अमलगमेशन कहते हैं. बट जब अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जो मैंने यहाँ स्टेट आउट करके रखा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग द टर्म अमलगमेशन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन देयर बिजनेस go into liquidation and a new company is formed to take over their business. Clear? So इसके बारे में भी आपको ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी. जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां डिसाइड करती हैं कि वो मिलके अपना बिजनेस कैरी ऑन करेंगी, अपनी पुरानी कंपनी को या तो वो कम्प्लीटली लिक्विडेट कर देंगी या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर किसी और न्यू कंपनी को मर्ज कर लेंगी, वो होता है हमारा अमलगमेशन. ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन. सो बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली एक ऐसी ट्रांजैक्शन है या इवेंट है जब हम दो कंपनीज को मर्ज करते हैं, उनके ऑपरेशंस को मर्ज करते हैं. सो अमलगमेशन की बात करें तो इस अमलगमेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती हैं. फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंड सेकेंड हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब पॉसिबल है जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तो चेंज कर रही है बट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन. बेसिकली अमलगमेशन का मतलब ही यही है कि जब अपनी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करे, मतलब किसी भी तरीके से या तो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए या किसी कंपनी को परचेज कर ले या कोई एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर दे वो, या कोई अच्छी सिक्योरिटी इशू कर दे मार्केट में. तो बेसिकली चेंज इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन. तो यहाँ दो तरीके की रिकंस्ट्रक्शन की अगेन हम बात कर रहे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब है जब आपकी कंपनी लिक्विडेट हुए बिना ही अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज कर रही है. अब इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी कि जब कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, तब वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है. बट ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल है जब कंपनी अपने आप को पहले लिक्विडेट कर रही है और फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज लेके आ रही है, जस्ट एज हैपन्स इन अमलगमेशन. क्लियर? तो ये अमलगमेशन को ही हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं आज. ये अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के अंदर हमारी दो कैटेगरीज पॉसिबल होती हैं. फर्स्ट होती है इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड द सेकेंड वन इज इन द नेचर ऑफ परचेज. सो इन दोनों टॉपिक्स की बात करते हैं. तो इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज में कुछ डिफरेंस है. जैसे कि ये टाइटल कहता है इस वीडियो का, आज हम पढ़ने वाले हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इन द नेचर ऑफ परचेज. सो आज बात करते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर की. इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब है कि जब दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, जब दो कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वो मिल के अपना बिजनेस चलाने वाले हैं, बेसिकली अपने इंटरेस्ट को एक जगह पर पूल कर लेती है, जिसकी वजह से इसको हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. ओके, तो इसी वजह से इसको हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं. बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मर्ज कर लेगी, सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को ट्रांसफरी कंपनी के नाम कर देगी. अब इसके अंदर दो कंपनीज का मैंने नाम लिया. द फर्स्ट वन इज ट्रांसफरर एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसफरी. The company which is transferring its assets and liability is called transferor company, and the other company which is receiving those assets and liabilities from the other company is called transferee company.
सो बेसिकली इन दोनों कंपनीज के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जब ट्रांसफरर अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्योर मर्जर। क्लियर? और इसी की फर्दर क्लैरिटी के लिए हमारे पास कुछ आइकॉनिक एग्जांपल्स हैं जो कि हमें एक्चुअली में मर्जर की वैल्यू, मर्जर की इम्पोर्टेंस और मर्जर कैसे काम करते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में कितने यूज़फुल रहते हैं, उसके बारे में बताती हैं। तो चलते हैं हम इन एग्जांपल्स पे। सो इन्हीं एग्जांपल्स में सबसे पहला नेम आता है एक्सन एंड मोबिल मर्जर का। एक्सन एंड मोबिल मर्जर दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनीज थी, दोनों ही ऑयल इंडस्ट्री की कंपनीज थी और दोनों ही बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज थी, बिकॉज एक्सन पूरे ही यूएस में फर्स्ट नंबर पे आती थी इन वाइल रैंकिंग ऑयल कंपनीज इन यूएस, एंड मोबिल मर्जर वाज ऑन सेकंड प्लेस। तो इन दोनों का मर्जर हुआ। क्लियर? एंड देन हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की, जो मर्जर हुआ 2012 में। एंड अब इन दोनों ही एग्जांपल्स में कुछ ऑपोजिट चल रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही सक्सेसफुल कंपनीज थी, ये भी दोनों मोबिल एंड एक्सन सक्सेसफुल कंपनीज थी। दोनों का इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बेसिक चीज़ें इनमें सेम हैं कि दोनों ही अपने टाइम पे बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रही थी, फिर भी उन्हें मर्जर में एंटर करना पड़ा। और इस मर्जर के कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि ओवरऑल किसी भी मर्जर में अप्लाई हो सकते हैं, और इनके केस में भी कुछ ना कुछ रीजंस यही वाले अप्लाई ज़रूर होंगे। तो इन्हीं में से फर्स्ट रीज़न हमारा आता है कॉपिंग विद द टेक्नोलॉजी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है बट दूसरी कंपनी के पास कस्टमर बेस है, तो उस केस में मर्जर दोनों ही कंपनीज के लिए बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड आता है रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन। रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके कारण आज के टाइम पे बहुत सारे मर्जर एक्चुअली में होते हैं। जैसे कि बात करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की, ये मर्जर भी हुआ था प्योरली टू रिड्यूस द देन नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बेस। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी के पास कैपिटल थोड़ी कम है और दूसरी कंपनी के पास कैपिटल थोड़ी ज़्यादा है, तो दोनों कंपनीज अगर मर्ज हो जाती हैं तो उनके पास आइडियल अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल रूल हमारी ना तो कैपिटल शॉर्ट रहनी चाहिए और ना ही हमारे पास कैपिटल कोई आइडियल पड़ी होनी चाहिए, मतलब वेस्ट पड़ी हो जिसका कहीं आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने उन पैसों को ब्लॉक करके रखा है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए मर्जर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, किसी न्यू कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना चाहती है, किसी न्यू एरिया में अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहती है, किसी न्यू कंट्री में अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहती है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका मर्जर होता है। देन इम्प्रूविंग इमेज इन द आइज ऑफ स्टेक होल्डर इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि जब आप मर्जर करते हो किसी अच्छी कंपनी के साथ, किसी ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इमेज है, काफ़ी अच्छी गुडविल है, तो उस केस में आपकी कंपनी को भी बनी बनाई गुडविल उस पोजीशन में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी किसी न्यू कंट्री को टारगेट कर रही है या किसी न्यू कंट्री में एंटर करना चाहती है, तो उसको किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर कर लेना चाहिए जो कि वहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसके पास ऑलरेडी वहाँ के कस्टमर का ट्रस्ट है, ताकि आगे का सारा प्रोसीजर उसके लिए स्मूथ और ईजी हो जाए। Then coming on to our next point is saving a company from losses. जब मर्जर किए जाते हैं तो कई बार मोटिव हमारा ये भी होता है कि कोई एक कंपनी जो सिक यूनिट हो चुकी है, सिक यूनिट का बेसिक मतलब है कि कोई ऐसी यूनिट, ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म जो पिछले 5 सालों से लगातार लॉसेस में जा रही है, तो उस केस में भी हम मर्जर करते हैं ताकि उस लॉस में जाती हुई कंपनी को हम थोड़ा लॉसेस से रिकवर कर सकें, उसको थोड़ी प्रॉफिटेबल पोजीशन पे लेके आ सकें। एंड देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ मैंडेटरी और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट या कोई लीगल एक्ट के अंडर कुछ ऐसी कंपल्जन हो जाती हैं जहाँ पे 2 कंपनीज को मर्जर करना ही पड़ता है। अब ऐसा मर्जर ज़्यादातर होता है बैंक्स के केस में, जो हमने देखा था SBI मर्जर के केस में, और जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ OBC एंड PNB के मर्जर के केस में, कि कुछ मर्जर जो
कुछ हद तक इस मर्जर का बेनिफिट मिला, वो मिला उनके खुद की मर्जी से, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज स्टैच्यूटरी, मोस्ट ऑफ इट वॉज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये कुछ रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से एक कंपनी मर्जर एक्चुअली में करती है, और बेसिकली दोनों ही कंपनी का कुछ ना कुछ इसके अंदर बेनिफिट ज़रूर हो जाता है। सो इसी मर्जर से रिलेटेड, अमलगमेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हम आगे करने वाले हैं। लेट मी जॉट डाउन some points for you. The first one is merger always happens with consent. Clear? तो जब भी मर्जर होगा दो कंपनीज का, इट शुड बी विद कंसेंट एंड इट इज ऑलवेज बी विद द कंसेंट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर? तो उसके बिना ये हमारा मर्जर पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक कि ट्रांसफरर कंपनी अपनी मर्जी से उस कंपनी के साथ मर्ज नहीं होना चाहती। क्लियर? सो इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि जब हम इन द परचेज वाली वीडियो करेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर आउट हो जाएंगे, बट बेसिक्स इसके हम कुछ मेजर पॉइंट्स आज मैं नोट करवा रही हूँ जो आप साथ साथ अपने नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी मर्जर का केस होगा हमेशा ये पॉसिबल होगा कि कंपनी उसकी सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, अगर कुछ भी कंपनी के पास अवेलेबल है, सारे के सारे ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर ज़रूर करेगी, क्योंकि जो ट्रांसफरर कंपनी है वो लिक्विडेट होने जा रही है, तो उसकी जितनी भी एसेट, लायबिलिटीज़, उसकी कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, सारा का सारा सामान उसका ट्रांसफरी कंपनी को टेक ओवर करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको मर्जर कह सकते हैं। अब ऑब्वियसली हमने ये स्टडी किया हुआ है कि हमारी जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलती है, जिसका मतलब है कि जब तक कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका ओनर जिंदा है या नहीं है, उसकी कंपनी में कौन शेयर खरीद रहा है, कौन शेयर नहीं खरीद रहा है। तो जब एक कंपनी बंद की जाती है तो उसके शेयर होल्डर्स को उसके अगेंस्ट, उनके राइट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है, और वही रेम्यूनरेशन की हम अमलगमेशन में भी बात करेंगे। ऑब्वियसली अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं और वो कंपनी मर्जर करने का डिसीजन लेती है, तो शेयर होल्डर शुड नॉट बी द वन फेसिंग ऑल द लॉसेस। इसीलिए कंपनी एक टर्म रखती है इसके अंदर कि जो भी शेयर होल्डर holding 90% of the face value of the share are allotted shares in the transferee company. विच मीन्स कि अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे और उसकी 90% ऑफ द वैल्यू उसने पे कर रखी थी, तो वो ट्रांसफरी कंपनी में उसको शेयर मिलने का पूरा राइट है। और ऐसा किया भी जाता है बिकॉज अगर आप सारे ही शेयर होल्डर्स को कैश में रेम्यूनरेशन देने लग जाएंगे तो वो मर्जर आपके लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। बट जहाँ पे ये शेयर्स की बात आ जाती है तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, और एक शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी का ट्रस्ट भी ब्रेक नहीं होता। सो गोइंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी is continued. ओके, सो इसके अंदर ये कंसेप्ट आ जाएगा हमारा कि मर्जर में जो भी बिजनेस होगा ट्रांसफरर कंपनी का, वो कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं किया जाएगा। ट्रांसफरी कंपनी कोई ना कोई डिसीजन लेगी एंड उस डिसीजन के अंडर ये ज़रूर आना चाहिए कि ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस बंद ना हो। अगर उसकी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो उसका वो बिज़नेस चलता रहेगा। जो भी कंपनी है
उसका वो बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए इन वन वे और अनदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस परचेज कंसीडरेशन। सो बिजनेस परचेज कंसीडरेशन क्या है कि जब ट्रांसफरर कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ पे करेगी, कुछ ना कुछ उसको रेम्युनरेशन देगी। अब ये रेम्युनरेशन रिसीव करने वाले कौन हैं? शेयर होल्डर्स। जो भी ट्रांसफरर कंपनी को दे रही है इन एक्सचेंज ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो डायरेक्टली जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। अब कुछ केसेस में ये भी पॉसिबल है कि ट्रांसफरी कंपनी खुद जाकर डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ये सारा पैसा या शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, तो उस केस में हमारा इंटरमीडिएरी बन जाता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वो पर्सन है जो कि कंपनी को बंद करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है, सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करता है। तो लिक्विडेटर को हायर करती है ट्रांसफरर कंपनी, एंड जो ट्रांसफरी कंपनी है वो लिक्विडेटर को जो भी कंसीडरेशन है वो पे करता है। एंड फिर लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में शेयर होल्डर्स को वो परचेज कंसीडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? सो अब ये परचेज कंसीडरेशन की बात करते हैं। तो परचेज कंसीडरेशन में कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो कि इसका पार्ट बन सकती हैं, जो कि हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कैश और बैंक बैलेंस, एंड इट कैन बी एनी एसेट और सिक्योरिटीज। क्लियर? सो इन परचेज कंसिडरेशन के बीच में ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी एज परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरर कंपनी को या तो इक्विटी शेयर्स दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है, कैश और बैंक बैलेंस दे सकती है, या कोई एसेट या सिक्योरिटी दे सकती है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती, जिसमें आ जाते हैं हमारे लायबिलिटीज़, डिवेंचर्स और एनी पेएबल आइटम्स। क्लियर? तो अगर ट्रांसफरर कंपनी के बिहाफ पे कुछ पे करती है, कोई लायबिलिटी पे करती है, या उसकी लायबिलिटी टेक ओवर करती है, उसके डिबेंचर होल्डर्स को कुछ पैसा अलॉट करती है, तो वो सब उसके परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। उसको वो परचेज कंसिडरेशन में हमने कभी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन में भी ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। क्लियर? अब इसी परचेज कंसिडरेशन के बेस पे हमारे पास कंसेप्ट आता है गुडविल का। जैसा आप सब ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंपनी को एक्वायर करने की, तो उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गुडविल। बट इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, हम इस गुडविल को इग्नोर करते हैं और हमारे परचेज कंसिडरेशन का और कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का जो भी डिफरेंस होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में। आगे जो हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं उसके हेल्प से ये कंसेप्ट आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बट जर्नल रिजर्व क्या है कि जो भी हमारी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू, कंपनीज वैल्यू माइनस परचेज कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, अराइज हो, नॉट इन ऑल द केसेस बट कभी भी अराइज हो सकता है। तो अगर ये डिफरेंस हमारे लिए पॉजिटिव है तो हम उसको एंटर कर देंगे सरप्लस अकाउंट में। दैट हैपन्स व्हेन द नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस इज देयर, एंड हम नेगेटिव बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे जर्नल रिजर्व में। अगेन ये जब आप जर्नल एंट्रीज आगे स्टडी करेंगे तो उससे आपको ये कंसेप्ट के बारे में थोड़ी और डेप्थ में क्लैरिटी हो जाएगी। बट फॉर नाउ ये चीज़ आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो भी हमारी कंपनी की वैल्यू और परचेज कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस है,
अगर तो ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो हम सरप्लस अकाउंट में डालेंगे और नेगेटिव है तो जर्नल रिजर्व में डालेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने पहले से ही एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है जिसमें पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, यू नो द ड्रिल, जो बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर और ट्रांसफरी, एक्वायरर और ट्रांसफरी which can be used interchangeably, both means the company who is taking over the other company. Okay, तो उनकी बुक्स में हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी ऑन अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑन द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ बिजनेस हमारी एंट्री बन जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। सो आई एम गोना राइट बिजनेस परचेज account debit to liquidator of transfer company। क्लियर? तो इसके अंदर अमाउंट जो आने वाली है वो आएगी हमारी परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जिसकी हमने अभी पहले भी डिस्कशन की। तो परचेज कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन है जिसके एक्सचेंज में ये मर्जर एक्चुअली में हो रहा है या जो ट्रांसफरर कंपनी को मिल रहा है बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो ये अमाउंट यहाँ पर आप डेबिट एंड क्रेडिट में एंटर कर देंगे। क्लियर? मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो अब मैंने बताया कि जब मर्जर की बात हो रही है तो सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड सरप्लसेस एंड रिजर्व्स, सारा का सारा कुछ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी से टेक ओवर कर लेगी। तो उसकी भी हमें एक एंट्री राइट करनी पड़ेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू sundry liabilities to reserves to business purchase क्लियर? तो ये सारी एंट्रीज आप रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री एसेट में उस कंपनी की सारी एसेट्स, अगर पर्टिकुलरली डिफरेंट नेम्स उन एसेट्स के गिवन है तो उन एसेट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो जो उस कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं, रिजर्व्स हैं, और बिजनेस परचेज का मतलब परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट वंस अगेन आप इस एंट्री में भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब इसी एंट्री का हम बात कर रहे थे कि जहां से हमारे पास जर्नल रिजर्व या सरप्लस का बैलेंस आएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे जर्नल रिजर्व, और अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है तो यहाँ आप मेंशन करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट। क्लियर? ये दोनों ही हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होंगे और दोनों में से हमेशा सिर्फ एक ही एक्चुअली में यहाँ पर आएगा और अमाउंट आएगी आपके पास जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होगा। क्लियर? देन आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे, पेमेंट टू द लिक्विडेटर ऑफ एक्वायरी। अब जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो वो लिक्विडेटर को हायर करती है और लिक्विडेटर का काम होता है ये अब कंपनी को कंप्लीटली वाइंड अप करना। तो इसके केस में जो भी कंपनी को पेमेंट मिल रही है बाय द एक्वायरी कंपनी, तो वो पेमेंट अब उसको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेगी। वो पेमेंट के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, जो भी पेमेंट है हम लिक्विडेटर को हैंड ओवर करेंगे और लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में आगे शेयर होल्डर को ये पेमेंट देना चाहता है। तो अब इसके अंदर मैंने पहले ही बताया आपको कि या तो बैंक बैलेंस हो सकता है या कैश हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कोई एसेट हो सकती है एंड ऑल दैट। क्लियर? तो इस एंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर देनी है कि उसने परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या क्या उसको दिया। क्लियर? देन हमारे पास आ जाती है हमारी नेक्स्ट एंट्री, दैट इज फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब लिक्विडेटर हायर करती है
ट्रांसफरर कंपनी, तो जो लिक्विडेशन के चार्जेस हैं वो भी उसी की देनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो एक्वायरर पे कर रहा है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है, तो उस केस में हमारी बुक्स में भी, आई मीन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी भी एक एंट्री होगी। वो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने की भी वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है वो एक्सपेंसेस हम इस एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। अगेन डेबिट के अंदर अमाउंट एंड क्रेडिट के अंदर अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर। सो इसी के साथ हमारी अमलगमेशन की जो 4 मेन एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहते हैं, अगर आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दी है तो वो एंट्री भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। बट मेन इसके क्रक्स में जो मेन एंट्रीज हैं वो यही चारों हैं, और जिसके बेसिस पे हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर इन केस ऑफ मर्जर। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।